आप अपने बच्चे को वेटनरी का कोर्स करवाना चाहते हो? वेटनरी का कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ मिल सकती है? ऐसे सब क्वेश्चन से आप घिरे हुए हो। क्या आप अपने बच्चे को वेटनरी कोर्स में एडमिशन कहाँ मिलेगा, कहाँ मिल सकता है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो? तो आइए दोस्तों, वेटनरी कोर्स के बारे में जितने भी सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, इस सभी सवालों के जवाब जानिए सिर्फ इस वीडियो के अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैनु की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th साइंस करने के बाद जो स्टूडेंट ने अपना 12th साइंस खत्म किया है विथ बी ग्रुप के साथ, ऐसे बच्चों के लिए और आने वाले भविष्य में जो बच्चे 12th साइंस के साथ बी ग्रुप करने वाले हैं, ऐसे बच्चों के लिए, और जिसके बच्चों ने अपना 12th साइंस का कोर्स बी ग्रुप के साथ खत्म कर दिया है, ऐसे सभी वालियों के लिए आज हम जो BVSC इन एज का जो वेटनरी का कोर्स है, उसमें आपको नौकरी की तकों क्या है, मतलब नौकरी के कौन से स्कोप और जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, उसके साथ साथ हम जो एडमिशन प्रोसेस इस साल के अंदर मतलब 2025-26 के अंदर कौन सी एडमिशन प्रोसेस होने वाली है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना इस वीडियो को काफ़ी सारे पॉइंट में हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है और काफ़ी सारे पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश की है। और सबसे पहले और अहम जो पॉइंट है कि मतलब इस कोर्स करने के बाद, BVSC इन एज कोर्स करने के बाद आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, उसको कवर किया है बहुत अच्छे से, मतलब उसको डिटेल हमने एनालिसिस किया है। साथ उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस है कि भाई गुजरात के अंदर एडमिशन लेना है तो कैसे मिलेगा, अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है, साथ में कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीट रहने वाली है, कौन सी कॉलेज का कितना फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, और एक कॉलेज के अंदर एडमिशन का जो मेरिट बनने वाला है वो कौन से बेसिस पे बनने वाला है, मतलब कौन से पहलू को ध्यान रखा जाएगा जिसके बेसिस पे मेरिट बनने वाला है। तो ऐसी सभी विषयों पे हमने गहन चर्चा किया है। और साथ में जो इस साल जो एडमिशन है, उसमें जो एडमिशन प्रोसेस में कौन से नियम में बदलाव किया गया है और ऐसे जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जो BVSC इन एज मतलब जो वेटनरी साइंस का कोर्स क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन के स्वरूप पे या तो जिस स्वरूप में मैं बता देता हूँ। दोस्तों, BVSC इन एज का मतलब है कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो 5.5 साल का एक डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है। जिस तरह MBBS होता है उसी तरह BVSC इन एज का डिग्री कोर्स होता है। जिस तरह MBBS में ह्यूमन का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो BVSC इन एज का जो डिग्री कोर्स करने के बाद हम एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो 5.5 साल का कोर्स के अंदर 1 साल की इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड है। तो 4.5 साल का कोर्स करने के बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप करने की खत्म होगी तो आपके कुल 5.5 साल हो जाएंगे। उसके बाद आपको BVSC इन एज की डिग्री मिलती है। और 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है, काफ़ी सारे सेंटरों में जाके आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है और वो जो मैंडेटरी होती है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये 5.5 साल का डिग्री कोर्स हम कहाँ कर सकते हैं? तो ये डिग्री कोर्स आप जो भी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम VCI बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रिकॉग्नाइजेशन, जो कॉलेज को रिकॉग्नाइजेशन का कार्य करती है और साथ में दूसरे भी कार्य करती है। तो जो VCI रिकॉग्नाइज कॉलेज है, मतलब कि जो गवर्नमेंट मान्य कॉलेज जो हम बोलते हैं, तो उसका जो रिकॉग्निशन वो VCI की तरफ से होता है। तो जो VCI रिकॉग्नाइज कॉलेज हो वहाँ पे आप BVSC इन एज का डिग्री कोर्स कर सकते हो। एक बार जब आप BVSC इन एज का डिग्री कोर्स खत्म कर देते हो तो इसके बाद आपको एक लाइसेंस लेना होता है, जो आपको प्रैक्टिशनर, एज ए वेटनरी प्रैक्टिशनर आपको लाइसेंस इश्यू होता है। तो लाइसेंस इश्यू कहाँ होता है? जैसे आप एक बार डिग्री खत्म कर देते हैं तो उसके बाद, जैसे अगर गुजरात हो तो गुजरात में गुजरात वेटनरी काउंसिल है, वहाँ पे आपको अपना डिग्री सबमिट करना होता है। तो आपको वहाँ से आपको एक प्रैक्टिस करने का आपको एक लाइसेंस इश्यू होता है, मतलब आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हो। ये रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको मतलब काफ़ी सारी मतलब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वो एक मैंडेटरी है, आवश्यक है।
जिससे आप अपना एक रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर के तौर पे अपना एक रजिस्ट्रेशन होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है। अगर आप महाराष्ट्र से ही वीडियो को देख रहे हो तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वेटनरी काउंसिल होता है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वेटनरी काउंसिल होता है, तो हर स्टेट का एक वेटनरी काउंसिल होता है। वहां पे आपको BSNH डिग्री के बाद आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद दोस्तों सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो हमारे वीडियो का आज पहलू है वो है कि नौकरी की तकों, मतलब कि वेटनरी में आपको कहाँ कहाँ स्कोप है, मतलब कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो नौकरी की तक है वो बहुत ही वास्ट है। वहाँ पे आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आप नौकरी पा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप जा सकते हो, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, डेयरी, कोई ट्रस्ट है या कोई NGO है, वहां पे भी आप नौकरी कर सकते हो। अगर आपको नौकरी नहीं करना है तो आप अपना एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, सेल्फ एंटरप्रेन्योर। एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर करके अपना सेल्फ स्टार्टअप कर सकते हो, सेल्फ बिजनेस कर सकते हो। तो इसके बारे में हम सभी सेक्टर के बारे में 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये BSNH डिग्री के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कहाँ जॉब मिल सकती है। तो गवर्नमेंट में हम 3 यहाँ पे डिवाइड किया है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में आपको वहाँ पे जो एज ए वेटनरी ऑफिसर, जो गुजरात के अंदर वेटनरी ऑफिसर जो क्लास 2 में है, एज ए वेटनरी ऑफिसर क्लास 2 में आप ज्वाइन कर सकते हो, या महाराष्ट्र से हो तो आप लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर LDO में आप ज्वाइन कर सकते हो, या दूसरे स्टेट है वहाँ पे का मध्य प्रदेश है, वहाँ पे वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के तौर पे आप वहाँ पे गवर्नमेंट में एंट्री कर सकते हो, या वेटनरी सर्जन। काफ़ी सारे स्टेट में मतलब एज ए गवर्नमेंट का जो डेजिग्नेशन है आफ्टर BSNH डिग्री वो अलग अलग है। गुजरात के अंदर वेटनरी ऑफिसर है, महाराष्ट्र के अंदर LDO है, काफ़ी सारे स्टेट में वेटनरी सर्जन भी है। तो आप एज ए गवर्नमेंट आप वहाँ पे एक अपनी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे आप मतलब विराजमान हो सकते हो इस डिग्री के बाद। और साथ साथ में जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो भी जू है, वाइल्ड लाइफ है, जो भी सेंचुरी है, वहाँ पे भी वेटनरी ऑफिसर के तौर पे, गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हो। साथ में यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी मतलब यूनिवर्सिटी है जो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जो BSNH डिग्री का कोर्स करवाती है जो यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसके जो भी रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे भी कॉलेज के अंदर एज ए वेटनरी ऑफिसर या सीनियर रिसर्च असिस्टेंट SR के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। अगर आपको सपोज इंटरेस्ट है कि भाई मुझे वेटनरी का कोर्स करने के बाद मुझे आर्मी ज्वाइन करना है या मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भी उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे एक वेटनरी का कोर्स करने के बाद आप BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या SSB सशस्त्र सीमा बल, या इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP बोलते हैं, वहाँ पे आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। दूसरा है कि आर्मी के अंदर भी आपको रिमाउंट वेटनरी कोर्प्स होती है जो RVC होती है, वहाँ पे आपको कैप्टन रैंक से आपकी एंट्री हो सकती है। उसके बाद अगर नाबार्ड है उसमें असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आप अपना नौकरी, यहाँ पे आपके लिए स्कोप है। साथ में बैंक में भी बहुत एम्पल स्कोप है। साथ में जो एम्स होती है वहाँ पे जो उसका लेबोरेटरी हाउस होता है वहाँ पे एज ए वेटनरी ऑफिसर आप वहाँ पे काम कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यूनियन टेरिटरी की हम बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरी जो भी है वहाँ पे आप लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या सीनियर वेटनरी ऑफिसर के तौर पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हो। दोस्तों ये जो गवर्नमेंट की जॉब है वहाँ पे जो अभी सैलरी जो होती है वो सैलरी आसपास जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है वो डिपेंड रहती है स्टेट वाइज। तो वहाँ स्टेट वाइज डिफरेंस रहती है। अगर आप आर्मी के अंदर हो या BSF ITBP में हो तो आपका सैलरी 1,10,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। अगर आप वेटनरी ऑफिसर में आप ज्वाइन होते हो तो आपका सैलरी जो स्टार्टअप होता है वो आज के दौर में 80,000 के आसपास से शुरुआत होती है। तो जो गवर्नमेंट में है मतलब बहुत सैलरी भी अच्छी है और आपका मतलब जो ओहदा है वो भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे आपको एक ये जो मैंने यहाँ पे बताई वो गवर्नमेंट सेक्टर आफ्टर BSNH डिग्री के बारे में बताया। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं वहाँ से आपकी क्वेरी को सोल्व करूँगा।
उसके बाद दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम बात करते हैं BBSNH डिग्री के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। एक बात मैं और बता देता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे वेटनरी ऑफिसर है, तो उसको पाने के लिए आप जब डिग्री खत्म कर देते हो तो उसके बाद उसकी मतलब जो भी एडवर्टाइज होती है, सपोज गुजरात के अंदर वेटनरी ऑफिसर के लिए GPSC गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन उसकी एडवर्टाइज करता है, और वहाँ पे आपको एक GPSC का एग्जाम मतलब क्वालिफाई करना है, और GPSC का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर उसका मेरिट में आते हो तभी आपको नौकरी मिल सकती है। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे आपको मेरिट में आना आवश्यक है। मेरिट मतलब उसकी जो एग्जाम होती है वो सभी जो रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, वो सभी रिक्रूटमेंट जो होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे होती है। सिर्फ आप डिग्री आपको मिल गई तो आपको नौकरी मिल जाएगी ऐसा नहीं है। डिग्री के बाद आपको जो एडवर्टाइज है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कॉम्पीट करना है। अगर उसमें कॉम्पीट कर पाते हो, मेरिट बन जाता है, तो आप वहाँ पे नौकरी पा सकते हो। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर की बात की, तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहला जो तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर होता है, जहाँ पे जो एनिमल हाउस होता है, जो R&D का काम करते हैं एनिमल हाउस के अंदर, वहाँ पे एज ए वेटनरी ऑफिसर आप अपना जॉब पा सकते हो। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, या जो पोल्ट्री फीडिंग बनाने वाली कंपनी है, या केटल फीडिंग वाली कंपनी है, वहाँ पे एज ए टेक्निकल मैनेजर आप वहाँ पे काम कर सकते हो। दूसरा है पोल्ट्री सेक्टर। पोल्ट्री सेक्टर में भी आप एज ए एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल मैनेजर काम कर सकते हैं। जैसे पोल्ट्री में वेंकी हो गई, सिमरन हो गई, जितनी भी पोल्ट्री है, सुगुना, हाँ, वहाँ पे स्काईलार्क, वहाँ पे एज ए अपना एग्जीक्यूटिव या टेक्निकल मैनेजर आप काम कर सकते हो। उसके बाद कोई प्राइवेट क्लिनिक है, कि सपोज किसी का प्राइवेट क्लिनिक है, तो वहाँ पे आप अपना मतलब जॉब एंट्री कर सकते हो, और एज ए वेटनरियन वहाँ पे आपको एनिमल का ट्रीटमेंट करना होता है। और जो भी प्राइवेट स्लॉटर हाउस है, वहाँ पे एज ए इंस्पेक्टर के तौर पे आपको एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन आपको करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद जितनी भी जो भी प्राइवेट वेटनरी लेबोरेटरी है, वेटनरी रिलेवेंट है, वहाँ पे एज ए वेटनरियन आप काम कर सकते हो। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट चलते हैं, MVD मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी या मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रोजेक्ट, और जो जीवीके के अंतर्गत जो एम्बुलेंस चलती है, जो MVD प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो जीवीके के अंदर जो प्रोग्राम चलता है, एक्चुअली प्राइवेट हम इसलिए इसको बोलते हैं, एक्चुअली ये गवर्नमेंट PPP मोड पे होता है। PPP मोड पे नहीं बोल सकते हम, गवर्नमेंट के साथ इसका मतलब जो इसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जो भी MVD चलाने के लिए। जीवीके को मान लो काफ़ी सारे स्टेट में अलग अलग नाम है, तो वहाँ पे भी आप अपना वेटनरी ऑफिसर के तौर पे, मतलब जो 10 गांव दीठ एक एम्बुलेंस होती है, वहाँ पे आप अपना वेटनरी ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हो। और उसके बाद जो माही मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, जो माही डेयरी है, वहाँ पे आप एज ए वेटनरी एग्जीक्यूटिव भी काम कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों के कोऑपरेटिव डेयरीज, NGO और ट्रस्ट के अंदर भी आप BBSNH डिग्री के बाद काम कर सकते हो। सबसे पहला जो है डेयरी सेक्टर, जिसको हम कोऑपरेटिव्स बोलते हैं, वहाँ पे चाहिए GCMF हो, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हो, बनास डेयरी हो, साबर डेयरी हो, अमूल, पंचामृत, सुमूल, सरहद एक्सेट्रा, मतलब जो भी डेयरी है वहाँ पे एज ए वेटनरी एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट या वेटनरी ऑफिसर, सभी डेयरी के अंदर जो डेजिग्नेशन होता है एज ए वेटनरियन, कहीं पे वेटनरी एग्जीक्यूटिव होता है, कहीं कुछ और होता है, तो वहाँ पे भी आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद आप गौशाला, पांजरापोड़ या जो भी जीवदया ट्रस्ट है, जहाँ पे एनिमल का जो बहुत अच्छे से देखभाल करते हो, वहाँ एनिमल की ट्रीटमेंट के लिए आप एज ए वेटनरी ऑफिसर वहाँ पे जॉब कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने अभी तक जो बात की वो BBSNH डिग्री के बाद जो स्कोप थे उसके बारे में चर्चा किया। तो BBSNH की डिग्री खत्म करने के बाद आप आगे भी पढ़ सकते हो, आगे भी हायर स्टडी कर सकते हो, जिसको हम मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस MVC बोलते हैं हम। MVC के बाद आप PhD भी कर सकते हो, तो PhD की डिग्री भी हासिल कर सकते हो। तो मैंने BBSNH की डिग्री के स्कोप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बात कर चुका हूँ। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई हायर स्टडी करने के बाद, MVC या PhD डिग्री खत्म करने के बाद हमें कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है आफ्टर MVSC और PhD डिग्री, तो वहाँ पे जो है स्कोप थोड़े बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली जब मास्टर करते हो या PhD करते हो तो आपके जो स्कोप होते हो बढ़ जाते हैं।
तो गवर्नमेंट्स को यहाँ पे भी अगेन जो गवर्नमेंट प्राइवेट या कोऑपरेटिव सेक्टर है वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो यूनिवर्सिटी होती है, वेटनरी यूनिवर्सिटी होती है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर या जो भी उसके रिसर्च स्टेशन के होते हैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद जो केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र या पशु विज्ञान केंद्र पीवीके, वहाँ पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो, या आप डेप्यूटी डायरेक्टर जो गुजरात गवर्नमेंट के अंदर जो है डेप्यूटी डायरेक्टर जो जीपीएससी की तरफ से एग्जाम होता है, वहाँ पे जब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होता है मास्टर डिग्री खत्म करने के बाद, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी होती है, उसके बाद जो मैं बात करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एज ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी या एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में आप साइंटिस्ट बन सकते हो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर में साइंटिस्ट बन सकते हो। आईसीएमआर मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है एनआईवी पुणे, या कोई भी जो आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट है वहाँ एज ए साइंटिस्ट आप काम कर सकते हो। उसके बाद सीएसआईआर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है सीएसआईआर। उसके बाद सिल्क बोर्ड में आप काम कर सकते हो, निपर में काम कर सकते हो, डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हो। साथ साथ में जो भी एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन पे आपको नौकरी एमबीएससी और पीएचडी के बाद मिल सकती है। और उसके बाद जो है असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है और फिशरी है, वहाँ पे जो भी उसके इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे भी ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर आपकी पोजीशन हो सकती है, मतलब आपको वहाँ पे स्कोप रहने वाला है। उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है एमबीएससी और पीएचडी डिग्री के बाद जो वहाँ पे जो सैलरी होती है वो करीब आपको जो सैलरी 1,10,000 से ज़्यादा मिलती है। हाँ, अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ, अभी के जो प्रवर्तमान नियमों के अनुसार जो सैलरी होती है 1,10,000 और 1,10,000, काफ़ी जगह जो आईसीआर एआरएस होता है वहाँ पे आपकी सैलरी करीब स्टार्टिंग सैलरी 1,30,000 के आसपास रहने वाली है दोस्तों। तो ये हो गई सैलरी के बाद, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसके बारे में मैंने चर्चा किया। प्राइवेट सेक्टर में आप एमबीएससी और पीएचडी डिग्री के बाद आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आरएनडी में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे, या जो भी वैक्सीन बनाती कंपनी है जो एनिमल की वैक्सीन बनाती वहाँ पे भी, जैसे आईआईएल है वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। पोल्ट्री सेक्टर होता है, और जो भी फीड कंपनी है जो एनिमल का फीड बनाती है वहाँ पे एज ए एक्सपर्ट आप वहाँ पे काम कर सकते हो। जो भी प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ पे भी काम कर सकते हो। जैसे वनतारा जू है दोस्तों, जू के अंदर भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले भविष्य में और अभी भी मिल रही है लोगों को, तो जो वनतारा जू है वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। और साथ में जो कोऑपरेटिव एनजीओ ट्रस्ट जो आगे मैंने चर्चा की वही यहाँ पे सेम है, तो इसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योर, बीबीएससी डिग्री के बाद, एमबीएससी पीएचडी डिग्री के बाद आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि आप अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करो, अपना सेल्फ स्टार्टअप करो। कोई अपना सेल्फ स्टार्टअप में क्या होता है, आपने मतलब बीबीएससी डिग्री के बाद अपना प्राइवेट पेट क्लिनिक खोल दिया, या एमबीएससी डिग्री पीएचडी डिग्री के बाद आपने अपना प्राइवेट पेट क्लिनिक खोल दिया, या आपने अपना प्राइवेट लेबोरेटरी खोल दिया, एनिमल लेबोरेटरी खोल दिया, तो आप उसको एंटरप्रेन्योर में हम इसको मानते हैं और इसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो आप अपना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो और अपना खुद का एक प्राइवेट स्टार्टअप भी कर सकते हो, जो बहुत ही अहम होता है। काफ़ी लोग वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं अपना प्राइवेट पेट क्लिनिक या प्राइवेट लेबोरेटरी खोल के, मतलब उसने बहुत ही अच्छा सेटअप किया है। उसके बाद आप अपना प्राइवेट फार्म भी ओपन कर सकते हो, एनिमल फार्म, केटल फार्म, बफेलो फार्म, पोल्ट्री फार्म, जो भी फार्म आपको पसंद है वो फार्म को आप अपना ओपन कर सकते हो और वहाँ पे बहुत सारा आप अर्निंग कर सकते हो।
तो दोस्तों ये मैंने अपनी यहाँ पे चर्चा किया है, अभी तक जो मैंने चर्चा किया वो स्कोप के बारे में चर्चा किया। अब मान लो कि किसी को फॉरेन जाना है, BBSNH डिग्री के बाद फॉरेन जाना चाहता है, तो फॉरेन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे BBSNH डिग्री इंडिया के अंदर ख़त्म करते हो, अगर आपको यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में जाना है तो आपको वहाँ पे उसकी एंट्रेंस उसकी एग्ज़ाम एक क्वालिफाई करनी पड़ती है, जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जिसको नाउले बोलते हैं, तो नॉर्थ अमेरिकन वेटनरी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को आपको वहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी, मतलब उसको क्लियर करने के लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे भी तैयारी करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, और जो उसका थियरी एग्ज़ाम दे सकते हो, और उसके बाद आप उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसको देना होता है, उसमें क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक नावले की तरफ से लाइंस मिलता है। इस तरह यूके के अंदर आपको अगर प्रैक्टिस करना है, यूके के अंदर आपको नौकरी करना है ऐसे BBSNH डिग्री के बाद या MBSc और PhD डिग्री के बाद, तो जो उसका रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी है, रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन के अंदर उसका जो RVC का एग्ज़ाम होता है वो आपको वहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। और साथ में काफ़ी सारे कंट्री है जो अदर फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे भी एज ए वेटनरियन का जो एम्पल स्कोप है उसको आप एक्सप्लोर आफ्टर BBSNH या MBSc और PhD डिग्री के बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने चर्चा किया स्कोप के बारे में, इसमें आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमें इसमें हमारी जो भी कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप अपना कमेंट डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में हमने इस वीडियो के अंदर 2 चीज़ कवर की है, एडमिशन प्रोसेस गुजरात के अंदर कैसे होने वाली है, और एडमिशन प्रोसेस ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो ऑल ओवर इंडिया की किसी भी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा किया है। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट है कि इसमें कौन एडमिशन ले सकता है। हाँ, गुजरात के अंदर जितनी भी कॉलेज है गुजरात की उसके अंदर कौन एडमिशन ले सकता है। तो આપણે હવે વાત કરીશું કે જે આપણી એડમિશન પ્રોસેસ છે એમાં કોણ કોણ એડમિશન લઈ શકે અને એની પ્રવેશ લાયકાત શું છે એના ઉપર ચર્ચા કરીશું। તો મિત્રો પહેલો પોઈન્ટ એ છે કે ધોરણ 12 સાયન્સ B ગ્રુપ સાથે ઉત્તીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો આ કોર્સનું એડમિશન લઈ શકશે। હવે બીજું એ છે કે જે તે વિદ્યાર્થીના 12 સાયન્સ B ગ્રુપ પછી 17 વર્ષ પૂર્ણ થયા હોય, એટલે કે જે તે વર્ષનું એડમિશન હોય, માન લો કે આ વર્ષે એડમિશન લેવાનું છે તો 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં તમારા 17 વર્ષ પૂરા થયેલા હોવા જોઈએ અને 25 વર્ષથી વધુ ના હોવા જોઈએ, તો જ તમે આમાં એડમિશન લઈ શકશો। ત્રીજી શરત એ છે કે જે વિદ્યાર્થી છે એને આ સ્ટ્રીમમાં એડમિશન લેવા માટે જે મિનિમમ માર્ક જોઈએ, हाँ बाकी तो मेरिट पर थवानुं छे, पण जे मिनिमम मार्क फॉर्म फिलअप करवा माटे जे मार्क जोईए मिनिमम, एटले के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अने इंग्लिश विषयमां ग्रेसिंग मार्क सिवाय, हाँ खास याद राखजो ग्रेसिंग मार्क सिवाय जनरल एटले के बिन अनामत केटेगरी माटे 50%, एटले के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अने इंग्लिशना 400 मांथी 200 मार्क्स मेळवेल होवा जोईए, तो ए विद्यार्थी आनुं फॉर्म भरी शकशे। त्यारबाद अनामत विद्यार्थी एटले के SC SC અને ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે કુલ 400માંથી 190 માર્ક્સ એટલે કે 47.50% એને હોવા જોઈએ। ત્યારબાદ ત્રીજો એ પોઈન્ટ છે કે સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ છે અને છેલ્લો છે જે મહત્વનો મુદ્દો છે કે ચાલુ વર્ષે એટલે કે 2025ની અંદર જે 25-26નું જે શૈક્ષણિક વર્ષ છે એની અંદર એડમિશન લેવાનું હોય તો એ વિદ્યાર્થીએ જે તે વર્ષે એટલે કે આ વર્ષની જે નીટની એક્ઝામ હોય એ એને આપેલી હોવી જોઈએ, કારણ કે જે નીટની એક્ઝામ એટલા માટે કે આ વર્ષે જે એડમિશન થવાનું છે ગુજરાતની અંદર એ નીટના મેરિટને આધારે થવાનું છે એટલા માટે। હવે આપણે વાત કરીએ કે એડમિશન ક્યાં મળીએ મિત્રો। આ મતલબ તમારે ગુજરાતની અંદર વેટનરીની અંદર એડમિશન લેવું છે તો ગુજરાતની અંદર ક્યાં ક્યાં તમને એડમિશન મળી શકે। તો મિત્રો હાલમાં ગુજરાતની અંદર કુલ 4 સરકારી કોલેજ એટલે કે પશુ ચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય કાર્યરત છે। આ 4 કોલેજ, પહેલી કોલેજ આ 4 કોલેજ એટલે કે ક્યાં ક્યાં છે તો આ 4 કોલેજ આણંદ છે, એક બીજી કોલેજ નવસારી, ત્રીજી કોલેજ જુનાગઢ અને ચોથી કોલેજ દાંતીવાડા, મતલબ કુલ 4 કોલેજ છે ને આ 4 કોલેજ કામધેનુ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર હેઠળ કાર્યરત છે। આ ઉપરાંત 2 નવી સરકારી કોલેજ એટલે કે હિંમતનગર અને કચ્છ
ખાતે કાર્યરત થવાની છે, પરંતુ તેમાં એડમિશન સરકારશ્રી એટલે કે VCI વેટનરી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની મંજૂરીને આધીન રહેશે. એટલે આ કોલેજ 2 જે છે એમાં જો VCI દ્વારા મંજૂરી મળશે તો જ તેમાં એડમિશન થશે, અન્યથા નહીં. ત્યારબાદ જો VCI મંજૂરી આપી દે તો એડમિશન થશે. ત્યારબાદ 2025 અને 26માં મેં વાત કરી કે ચાલુ વર્ષની અને નીટ પરીક્ષા આપેલી હોવી જોઈએ, કારણ કે નીટના મેરિટને આધારે મેરિટ બનવાનું છે અને તેને આધારે એડમિશન મળવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કે કોલેજની અંદર કુલ કોલેજ કેટલી છે, કુલ સીટ કેટલી છે અને કેટલી સીટો ઉપર એડમિશન થવાનું છે, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ગુજરાતમાં હાલમાં કુલ 4 કોલેજ છે અને આ વર્ષે જે ગુજરાતમાં કામધેનુ યુનિવર્સિટીમાં ક્યાં અને કેટલી સીટ ઉપર એડમિશન થવાનું છે તેના ઉપર આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ વર્ષે એટલે કે કામધેનુ યુનિવર્સિટીમાં જે વેટનરીમાં એડમિશન થવાનું છે તેની માહિતી પુસ્તિકા દોસ્તો મિત્રો શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26 માટે બહાર પડી ગઈ છે, જે કામધેનુ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટમાં પણ આપ જોઈ શકો છો. અને સાથે સાથે આ એડમિશનનું જે નોટિફિકેશન છે, ડિટેલ નોટિફિકેશન એટલે કે આ એડમિશનનું ફોર્મ ક્યારે ભરવાનું શરૂ થશે એના બારામાં હજી કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવેલ નથી. એટલે એના માટેની કોઈ માહિતી પુસ્તિકામાં આપવામાં આવેલ નથી. એના માટે આપણે ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ એડમિશન નોટિફિકેશન આવશે તો આપણે એડમિશન નોટિફિકેશન માટે તમારે કામધેનુ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ જોતી રહેવાની છે. સાથે સાથે એડમિશન નોટિફિકેશન ક્યારે આવશે અને ક્યારે ફોર્મ શરૂ થશે એના માટે પણ આપણે ભવિષ્યમાં આ જ ચેનલ ઉપર વિડીયો પણ મૂકી દઈશું. જેવું જ શરૂ થશે એવું તરત જ આપણે એનો વિડીયો પણ અહીં અપલોડ કરી દઈશું. તો મિત્રો, જે આ માહિતી પુસ્તિકા બહાર પડી છે એના મુજબ પશુપાલન અને પશુ ચિકિત્સા મહાવિદ્યાલય એટલે કે વેટનરી કોલેજ આણંદમાં કુલ 75 સીટ છે. સરદાર કૃષિનગર, નવસારી અને જુનાગઢ એમ દરેક આ 3 કોલેજની અંદર કુલ 80 સીટો છે. તો કુલ સીટો થઈ 315, પરંતુ એમાં જે ગુજરાત જે સ્ટેટ કોટા છે એ સ્ટેટ કોટામાંથી જે એડમિશન થવાનું છે એટલે કે સ્ટેટ કોટા, આમાં મતલબ જે એડમિશન પ્રોસેસ થવાની છે ગુજરાત દ્વારા, ગુજરાતમાં જે કામધેનુ યુનિવર્સિટી છે એમાં ગુજરાત દ્વારા જે ગુજરાત સ્ટેટ કોટાનું એડમિશન પ્રોસેસ થવાની છે એ કુલ સીટ છે 232. ત્યારબાદ જે બાકીની સીટ છે જેને આપણે ઓલ ઇન્ડિયા VCI કોટા કહીએ, જે મતલબ કોલેજની જે બેઠકો છે એની 15% લેખે એટલે કે કુલ 47 સીટ છે, એનું એડમિશન ઓલ ઇન્ડિયા એટલે કે વેટનરી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા થવાનું છે. અને બાકીની જે ગુજરાતની જે 232 સીટ છે એનું એડમિશન કામધેનુ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર દ્વારા થવાનું છે. એટલે કે ઓલ ઇન્ડિયા VCI કોટામાં પણ તમે એનું ફોર્મ અલગથી ભરવાનું હોય છે, ગુજરાતની અંદર કામધેનુ યુનિવર્સિટીનું ફોર્મ અલગથી ભરવાનું હોય છે. બંને એની પણ ઓલ ઇન્ડિયા કોટાની પણ હું વાત કરવાનો છું, જે આગળ વાત કરવાનો છું દોસ્તો મિત્રો. તો આ થઈ એડમિશનની જે બેઠકો છે એની. અને બીજું એ છે કે આ જે કુલ સીટ છે એમાં ગુજરાત સરકાર શ્રીના જે નિયમ અનુસાર જે અનામત બિન અનામતના નિયમો यहाँ પર લાગુ પડશે. એટલે કે અહીં જે કોષ્ટક છે એમાં દર્શાવેલું જ છે કે અનામત અને બિન અનામત પ્રમાણે કેટલી સીટનું વહેંચણી કરવામાં આવેલી છે તેની પણ અહીં માહિતી મિત્રો આપવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે વાત કરવાના છીએ જે આ કોલેજ છે, આ કોલેજની અંદર કેટલી ફીસ છે તેના વિશે પણ આપણે વાત કરવાના છીએ. આ ગુજરાતની જે 4 કોલેજ છે કામધેનુ યુનિવર્સિટી અંદર એમાં ફી કેટલી છે, એ ફીનું સ્ટ્રક્ચર શું છે. દેખો મિત્રો, આ સરકારી કોલેજ છે 4 ગુજરાતમાં કોઈ પણ પ્રકારની પ્રાઇવેટ કોલેજ વેટનરીની નથી, એ દરેકે નોંધ લેવી. તો ગુજરાતની જે વેટનરી કોલેજ છે એમાં છોકરાઓ માટે કુલ રૂપિયા 25,000ની ફીસ છે, જે હોસ્ટેલ ફી સાથે છે. અને જેમાં પ્રથમ વર્ષે જે ડિપોઝિટ પેટે 6,300 લેવામાં આવે છે એ ડિપોઝિટ પેટેના પૈસા 25,000માં ઇન્ક્લુડેડ છે. પરંતુ આ 6,300 રૂપિયા આપે જ્યારે BVS અને HNO ડિગ્રી પૂર્ણ કરશો ત્યારબાદ તમને પરત મળી જશે. અને આ જે ફીસ છે એમાં મેસનો ચાર્જ સામેલ નથી. હવે વાત કરીએ છોકરી માટે. આપણે વાત કરી છોકરા માટે. છોકરી માટે કેટલી ફી છે? તો છોકરી માટે કુલ 13,000 રૂપિયાની ફીસ છે અને આ 13,000 રૂપિયામાં 6,300 જે ડિપોઝિટ પેટે છે એ ઇન્ક્લુડેડ છે. તો મિત્રો તમને સવાલ આવશે, છોકરાઓ માટે વધુ અને છોકરી માટે ઓછી, એવું કેમ? કારણ કે છોકરીઓ માટે જે હોસ્ટેલ ફી છે 3,000 રૂપિયા અને શિક્ષણ ફી છે જે 9,000 રૂપિયા એ લેવામાં આવતી નથી, એ સરકાર દ્વારા માફ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત દર વર્ષે ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જિસ પેટે નિર્ધારિત રૂપિયા 4,000 રૂપિયા અલગથી ચૂકવવાના રહેશે.
હવે આપણે ફી વિશે વાત કરી, ત્યારબાદ આપણે હવે મેરિટ વિશે વાત કરીએ. તો મિત્રો, જો વર્ષ 2024-25ની અંદર જે વેટનરીની અંદર એડમિશન થયું આ 4 કોલેજની અંદર, તો તેમાં ગુજકેટના માર્ક્સની ટકાવારી મુજબ અહીંયા મેરિટ બન્યું હતું અને એ મુજબ એડમિશન થયું. તો અહીં જે કોષ્ટક દર્શાવ્યું છે એમાં ગુજકેટના માર્ક્સની ટકાવારીનું કટ ઓફ આપેલું છે. પરંતુ મિત્રો, હવે સવાલ એ છે, તો આ વર્ષે તો એડમિશન હવે નીટના બેઝિસ ઉપર થવાનું છે. તો અહીં જે કટ ઓફ આપેલું છે એ ગુજકેટના આધારે છે, જે ફક્ત ઉમેદવારો અને વાલીઓની જાણ માટે છે. પરંતુ ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ માટે જે મેરિટ બનવાનું છે મિત્રો, એ નીટની પરીક્ષા જે આપેલી છે એ પ્રવેશ પરીક્ષાના માધ્યમથી એમાં જે તમારો રેન્ક આવશે, જે નીટના માર્ક આવશે, એના આધારે મેરિટ તૈયાર કરવામાં આવશે. એટલે કે અહીં જે કટ ઓફ આપેલું છે, ગુજકેટનું કટ ઓફ આવેલું છે, આપવામાં આવેલું છે. અને હવે જે મેરિટ બનવાનું છે, જે આ વર્ષે જે એડમિશનનું મેરિટ એ નીટના આધારે બનવાનું છે. એટલે કે અહીં ગુજકેટના મેરિટને અને નીટને મેરિટને આપણે કમ્પેરિઝન ના કરી શકીએ કે અહીં જે આપેલું છે મેરિટ એ જ મેરિટ નીટમાં રહેશે, એવું ના કહી શકીએ. કારણ કે આ તો એક ગુજકેટનું મેરિટ છે અને નીટનું મેરિટ, એમાં જમીન આસમાનનો ફરક હોય છે. એટલે કે અહીં જે મેરિટ આપેલું છે અને નીટનું મેરિટ છે એમાં ખૂબ જ ફેરફાર થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. એટલે કે આપણે આના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની મેરિટ કેટલું અટકશે, કેવું રહેશે, એના ઉપર આપણે કોમેન્ટ ના કરી શકીએ. કારણ કે ફક્ત પહેલી વાર હવે અત્યાર સુધી ગુજકેટના આધારે થતું હતું, હવે એ નીટને આધારે થઈ રહ્યું છે. એટલા માટે હવે મિત્રો સવાલ આવે કે એડમિશન કેન્સલ કરી શકીએ? એડમિશનના કેન્સલેશનના રૂલ્સ શું છે? તો જે પણ ઉમેદવાર કોઈ પણ કારણસર સમય મર્યાદામાં એકવાર અહીં ગુજરાતની અંદર BVSCની અંદર એડમિશન લઈ લીધું, ત્યારબાદ સમય મર્યાદામાં પોતાનો પ્રવેશ રદ કરાવશે, તો તેને કામધેનુ યુનિવર્સિટીના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ જે ફી રિફંડ પોલિસી છે એના આધારે એને ફી પરત કરવામાં આવશે. તો મિત્રો, જે ફી પરત છે એના મેં ડિટેલ ફી રિફંડ પોલિસીનો એક ડિટેલ વિડીયો બનાવેલો છે, જેની તમને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. અને જમણી બાજુ જે નોટિફિકેશન આવ્યું છે ત્યાં પણ આપ એ જોઈ શકશો. અને સાથે સાથે મિત્રો, જે વેટનરી ઓફિસર અને ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટરની જે જોબ છે ગુજરાતની અંદર, એની સેલેરી કેટલી હોઈ શકે એ બાબતનો પણ મેં એક ડિટેલ વિડીયો કરેલો છે, જેની પણ હું લિંક 7મા પગાર પંચ અને 8મા પગાર પંચ પ્રમાણે કેટલી સેલેરી રહેવાની છે એનો પણ એક ડિટેલ વિડીયો મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપી દીધી છે, જ્યાંથી આપ એ વિડીયો નિહાળી શકશો. આ ઉપરાંત જમણી બાજુ જે नोटिफिकेशन છે ત્યાં પણ आप ये वीडियो ने निहारी सकते हो. हमने अभी तक जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात की वो गुजरात के बारे में हमने चर्चा किया. अब हम आप यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है, ऑल इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. तो सबसे पहले दोस्तों, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर एडमिशन प्रोसेस है उसका जो इस साल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी आउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो पिछले साल का जो 2024-25 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके बेसिस पे दे रहा हूँ. जैसे ही इस साल का बुलेटिन आ जाएगा तो फिर हम एक वीडियो बना देंगे और वीडियो को अपलोड कर देंगे. तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको वेटनरी के अंदर एडमिशन की किसी भी प्रकार की माहिती आपको चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाएगी. आपको किसी भी प्रकार का वेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी. तो यहाँ पे पहली चीज है कि पूरे इंडिया के अंदर कुल 54 रिकॉग्नाइज वेटनरी कॉलेज हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट की 49 कॉलेज हैं प्लस प्राइवेट की 5 कॉलेजेस हैं. उसके अंदर जो ये रिकॉग्नाइज 54 कॉलेज है, उसके अंदर हर कॉलेज के अंदर जो 50% सीट होती है उसको ऑल इंडिया कोटा माना जाता है. उसकी जो प्रोसेस होती है वो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होती है. मतलब इसकी जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो VCI के थ्रू होती है, और VCI के थ्रू होती है. और ऑल इंडिया जो कोटा है उसमें जो 54 कॉलेज है उसमें 50% के हिसाब से टोटल सीट जो है 734, मतलब 734 जो सीट है उसकी एडमिशन प्रोसेस VCI के थ्रू होती है. ये जो 734 सीट है वो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिला के. और दूसरी चीज, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है? तो यहाँ पे एडमिशन होने के लिए आपने इस साल की नीट की एग्जाम आपने क्वालिफाई की होनी चाहिए,
और यहाँ पे जो मेरिट बनता है वो नीट के बेसिस पे मेरिट बनता है। जो गुजरात में भी जो मैंने आगे बताया कि नीट के बेसिस पे मेरिट बनता है, तो यहाँ पे भी जो मेरिट होता है एडमिशन के अंदर ऑल इंडिया कोटा में अंदर वीसीआई के थ्रू और नीट के एग्जाम के मेरिट पे बेसिस पे एडमिशन होता है और होने वाला है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट स्टेट में वो वेरी है। तो मतलब कैंडिडेट को जो फीस स्ट्रक्चर है वो जानने के लिए जो भी कंसर्न कॉलेज है उसका नोडल ऑफिसर का आपको संपर्क करना पड़ेगा, या तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के फी के बारे में आप जान सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कॉलेज वाइज सीट थी जो पिछली साल 2024 और 25 के अंदर, उसमें आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक जितनी भी सीट है मैंने जो भी स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज है, यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन के तौर पे आपके सामने रख दी है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम के अंदर जितने भी कॉलेज है उस कॉलेज के अंदर 15% ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत कितनी सीट होने वाली है वो यहाँ पे मैंने बता दिया है। और यहाँ पे भी जो भी रूल्स है रिजर्वेशन के, ये टोटल सीट है उस पे वो रिजर्वेशन के रूल्स भी जो भी रिजर्वेशन रूल है वो लागू है, मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन का भी फायदा आप ले सकते हो। उसके बाद ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, इस सभी सीट के बारे में जितनी भी स्टेट है उसकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में यहाँ पे मैंने आपके सामने रखी है। और टोटल 734 सीट है। अगेन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इन केस ऑफ एनी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज द कैंडिडेट में कंफर्म द डिटेल्स ऑफ द फीस फ्रॉम द कंसर्न नोडल ऑफिसर या कॉलेज वेबसाइट और यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में जो कट ऑफ रहा था, जो लास्ट ईयर जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो काउंसिलिंग हुआ था, जो लास्ट राउंड जिसको हम स्ट्रे राउंड बोलते हैं, और राउंड के बाद जो सीट के अंदर अलॉटमेंट हुआ था, उस सीट के अंदर जो अलॉटमेंट हुआ तो कौन से रैंक पे वहां पे कट ऑफ रहा था। मतलब कि यहां पे जो मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज जो है भारत भर की, वहां पे जो एडमिशन का जो नीट के बेसिस पे कट ऑफ रहा था उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो कट ऑफ दिया है ऑल इंडिया का नीट का ओवरऑल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं, याद रखना। ऑल इंडिया नीट का जो ओवरऑल रैंक है वो आपका जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था, जो लास्ट रैंक था जिस बंदे का जिसको जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उसको एडमिशन मिला था, वो है 87,528। उस तरह ओबीसी में है 90,003, ईडब्ल्यूएस में है 1,14,900। उसके बाद जो एससी कैटेगरी है वहां पे 2,45,143 रैंक जिसका था उसको वहां पे लास्ट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिला था। और लास्ट में जो एसटी कैटेगरी है उसमें 2,90,672 रैंक जिसका था लास्ट, उसको लास्ट एडमिशन मिला था। तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात की है। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी एडमिशन इन वेटनरी साइंस, मतलब कि बीवीएस इन एच डिग्री के अंदर, तो फाइनेंस जो अभी एडमिशन ईयर है 2025-26, तो आपको मैं बताता हूं कि आप काइंडली विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट। जो वेबसाइट का यहाँ पे मैंने नाम दिया है, आप कामधेनु यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी, आप वहाँ पे गुजरात के अंदर एडमिशन लेना है तो कामधेनु यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख सकते हो जो यहाँ पे दिया है। अगर ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एडमिशन लेना है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो आप वीसीआई की जो वेबसाइट है उसको आप वहां पे देख सकते हो ताकि आपको वहां पे अपडेट मिलती रहे एडमिशन के बारे में। यहाँ पे हमने एक छोटा सा इस वीडियो का डिस्क्लेमर दिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए, शानदार जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच, अपने स्टूडेंट के बीच, अपने वालियों के बीच इसको शेयर कर दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में मैं इस वीडियो को अपनी एक लास्ट लाइन से खत्म करता हूं। सफलता मिलेगी उससे जो चलेगा शाम तक, सफलता मिलेगी उससे जो चलेगा शाम तक, जीत उसकी होगी
जो लड़ेगा अंजाम तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।